नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टैक्स विद सी दिनेश। दोस्तों, हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे अभी तक पीछे की वीडियोस के अंदर। अभी उसी में कंटिन्यूएशन में हम लोग, ठीक है, लगभग लास्ट आने वाला है। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगी इसकी बस, जिसमें हम लोग रूल नंबर 33 कवर करेंगे। रूल नंबर 33 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, रीजन भी, तो उसके लिए पूरी एक वीडियो लग जाएगी समझने के लिए। वो प्योर एजेंट का केस है। आज जो हम बात करेंगे, एक बात करेंगे रूल नंबर 32A, जहां पे हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई उस केस में कैसे निकाली जाएगी जहां पे केरला फ्लड सेस एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, ये एक सेस लगाया गया था गवर्नमेंट ने जब केरला में एक बार फ्लड आया था उस केस में। ठीक है, तो वहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी। एक हम बात करेंगे रूल 34 की, जहां पे वो बात करता है कि अगर हमने कोई गुड्स को बाहर से इंपोर्ट किया है और उसकी जो वैल्यू है वो आईएनआर में नहीं है, आईएनआर में नहीं है, तो उस केस में क्या रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा करेंसी का लगेगा उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। और एक हम बात करेंगे रूल नंबर 35, जो कि हमारा इसका लास्ट रूल है, जिसमें हम वो बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई उस केस में कैसे निकाली जाएगी जहां पे उस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है, मीन आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, उसमें कैसे निकाला जाएगा, तो वो रूल नंबर 35 बात करता है हमारा। और इसके बाद में दो एक्सप्लेनेशन है इसी के अंदर ही, जिसके अंदर है पहली है ओपन मार्केट वैल्यू और एक है हमारी सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी। वैसे तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं रूल नंबर 27 में भी, रूल नंबर 28 में भी और रूल नंबर 29 में भी। ठीक है, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पे आपको मोटा मोटा बता दूंगा कि ये क्या है, इसके अंदर डेफिनेशन क्या बोलती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं रूल नंबर 32A। ठीक है, रूल नंबर 32A की बात करता है, वो क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ केरला फ्लड सेस एप्लीकेबल, मीन अगर हमारा केरला फ्लड सेस एप्लीकेबल है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। तो उसमें यह बोला गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस जहां पे केरला फ्लड सेस एप्लीकेबल है, केस के अंदर एज पर क्लॉज 14 ऑफ केरला, क्लॉज 14 ऑफ केरला फाइनेंस बिल, केरला फाइनेंस बिल 2019 मींस केरला फाइनेंस बिल 2019 में जो इसका बिल आया था केरला स्टेट का, उसमें उन्होंने क्लॉज 14 के अंदर एक बात बोली थी, क्योंकि वहां पे फ्लड आया हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ये बोला था कि भाई जो भी यहाँ पे गुड्स या सर्विस दी जाएगी उसके ऊपर हम एक सेस लगाएंगे, केरला सेस लगाएंगे, केरला फ्लड सेस के नाम से, वो भी आपको उसके ऊपर देना है। जो भी अभी गुड्स बेच रहे हैं या जो भी सप्लायर दे रहा है, जो भी सर्विस दे रहा है। ठीक है, बट उसके अंदर हमारा रूल 32A तभी लाया गया था, लेकिन उसमें एक बात बोली गई थी क्या कि भैया जो इसके अंदर वैल्यू निकलेगी, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो निकलेगी वो हम सेम मानेंगे जैसे हमने रूल नंबर सेक्शन नंबर 15 में निकाला है, मीन शैल बी डीम्ड एज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 15, जैसा सेक्शन 15 में लिखा जाता है निकाली जाती है। यानी कि सेक्शन 15 में कैसे निकाली जाती है वैल्यू आपकी, उसके अंदर सोल कंसिडरेशन होता है। ठीक है, सप्लायर एंड द रिसिपिएंट नॉट रिलेटेड पार्टी होते हैं, मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए, सोल कंसिडरेशन में होना चाहिए। उसमें इंक्लूजन था आपका, मेरे को आपको ध्यान होगा, टैक्स, सेस, लेकिन वो कोई भी फीस या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो जीएसटी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट यहां पे जो इस रूल के अंदर बोला गया, उसमें बोला कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी रूल नंबर 32A में, वो सेम मान ली जाएगी जैसा कि हमने एज पर सेक्शन 15 निकाला है, बट नॉट इंक्लूड द सेस। लेकिन ये सेस सेक्शन 15 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 15 में बस बोलता है कि कोई भी टैक्स, फीस या फिर सेस वगैरह वो ऐड होगा, ठीक है, बट वो जीएसटी वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रूल के अंदर इसने इसको मना कर दिया, उसने सीधा बोल दिया कि ऐसी मानी जाएगी जैसे सेक्शन 15 में निकल रही है। लेकिन ये जो सेस जो कि सेस ऊपर बोला गया है, ये आपका उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मीन एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी गुड्स की वैल्यू तो सप्लाई 1000 रुपए है, ठीक है, और उसके ऊपर 1% का केरला सेस लगना है, 1% का सेस लगना है केरला का, तो इस केस में जो बिल बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले तो इस 1000 रुपए के ऊपर आपका जो भी जीएसटी मान लीजिए 18% का, तो 180 रुपए ये ऐड होंगे। देन 1% ऑफ किसका, इस टैक्सेबल वैल्यू का, यानी कि 10 रुपए, तब ये जो बिल बनेगा ये आपका बनेगा 1190 रुपए का। ठीक है, जो ये 1% सेस निकल रहा है इसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो अलग से ऐड होगा, लेकिन जीएसटी चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक है, जीएसटी नॉट चार्ज, ठीक है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी आपका सिर्फ नॉर्मल वैल्यू उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। ये रूल नंबर 32A कवर हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं रूल नंबर 34 में। रूल नंबर 33 मैंने आपको बता दिया, इसके लिए पूरी एक वीडियो बनेगी, क्योंकि ये प्योर एजेंट का केस है, इसमें कुछ कंडीशंस है, क्या क्या कैसे कैसे प्योर एजेंट काम करेगा,
कौन प्योर एजेंट होता है, वो सब इसमें दिया गया है, इसलिए पूरी एक वीडियो इसके ऊपर आएगी मेरी स्पेसिफिकली इसके बाद में ही, ठीक है। और उसके बाद में हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल्स पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, सेक्शन 15 खत्म हो जाएगा हमारा। देन इसके बाद में हम लोग सेक्शन शुरू करेंगे, सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13, जहां पे हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सेक्शन नंबर 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक। अब आता है रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 क्या बोलता है? रूल नंबर 34 बोलता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कंसीडर किया जाएगा ऑफ द करेंसी अदर देन INR फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। यह बोलता है कि भैया रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा कंसीडर करेंगे करेंसी के लिए, अगर वो INR के अलावा, मान लीजिए करेंसी USD में है, ये INR में तो नहीं है, USD में है, तो इस USD को INR में कन्वर्ट करने के लिए रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा कंसीडर किया जाएगा ताकि हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकाल पाए, ठीक है। ये रूल नंबर 34 में बोलता है, ठीक है। रूल नंबर 34 में तो जिसमें पहला बात करता है, पहला किसके लिए बात कर रहा है? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ठीक है। अगर जब हमको टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू निकालनी है, ज्यादातर यूज कहां होता है? ये यूज उस केस में होता है जिस केस में आप गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते हैं। आपको पता होगा आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो आपकी एक बिल ऑफ एंट्री बनाई जाती है कस्टम के कस्टम पोर्ट पे, जहां पे आपको बिल ऑफ एंट्री क्लियर करानी होती है। उसमें आपको USD डॉलर या फिर जो यूरो है, मतलब जिस भी फॉरेन करेंसी में आपने मंगाया उसकी वो करेंसी दे रखी होती है कि कितने करेंसी का मंगाया है, और उसके साथ में उसमें एक रेट दिया होता है INR का, जिससे आपको उसको करेंसी को आप INR में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई तो आप INR में ही चाहिए ना आपको, क्योंकि INR जब निकाल लेंगे उसके बाद ही आप उसके ऊपर IGST चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बोला है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन केस ऑफ के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें यह बोला गया है कि इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज लगाया जाएगा, इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज आपका रूल नंबर 32 वाला नहीं लगेगा, जो मैंने फॉरेन करेंसी के लिए बताया था, जहां पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो वो अलग है, वो इसको यहाँ पे मिक्स मत करना, क्योंकि वो उस केस में जब आप किसी फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवा रहे हो INR में, या INR से किसी फॉरेन करेंसी को ले रहे हो, तो उस केस में जो एक्सचेंजर आपसे चार्ज कर रहा है सर्विस, उसके लिए जो सर्विस चार्ज है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज जो हमारा लगाया जाएगा, वो बोल रहा है कि वही रेट ऑफ एक्सचेंज लगाना है जो कि नोटिफाई किया है बोर्ड ने अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। बोर्ड कौन सा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, CBIC, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, CBIC, ठीक है। CBDT आपका डायरेक्ट टैक्स के लिए, CBIC आपका इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। इसमें मतलब CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। उसमें जो रेट नोटिफाई कर रखा है कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन नंबर 14 में, सेक्शन नंबर 14 जो हमारा कस्टम एक्ट का है, उसके अंदर जो उसने मेथड बताया है, जो भी रेट नोटिफाई किया हुआ है कि कौन सा रेट आपको कंसीडर करना है, वही रेट ऑफ एक्सचेंज आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा उस वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकालने के लिए, मींस उस करेंसी को INR में कन्वर्ट करने के लिए। और वो रेट आपको लेना कब है, कौन सी डेट पे लेना है? फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12, मींस सेक्शन 12 जो मैंने अभी आपको बताया कि हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे इसके बाद में, जो अब अगली वीडियोस आएंगी उसके अंदर। तो वो बोल रहा है सेक्शन 12 के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई दिया गया है, उसमें जो डेट दी गई उस डेट के ऊपर क्या रेट चल रहा है, वो रेट क्या नोटिफाई कर रखा है किसमें? बोर्ड ने अंडर कस्टम एक्ट 1962। मींस मान लीजिए ये डेट जो है वो आपकी 4 अप्रैल 2026 है, ठीक है, 4 अप्रैल 2026 है। तो 4 अप्रैल 2026 डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जिस दिन आपको सप्लाई मिल रही है, जब आप उसको सप्लाई कंसीडर कर रहे हो, उस डेट पर उसकी डेट क्या है? पहले तो सप्लाई का टाइम देखना है, फिर उसकी डेट क्या है एज पर सेक्शन 12, उस सेक्शन 12 के हिसाब से उसकी डेट क्या है, उस डेट के ऊपर आपको देखना है कि CBIC ने कौन सा रेट नोटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टाइम ऑफ सप्लाई हमारी मान लीजिए 4 तारीख की है और उसकी 4 तारीख की डेट है, तो हमारे को इस 4 तारीख की डेट पे CBIC का रेट देखना है उस करेंसी का, जिस करेंसी में वो गुड्स आए हैं हमारे पास में, और फिर हम उस करेंसी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? INR में, ताकि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात करता है वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हुई? गुड्स की, यहाँ पे बात करेगा सर्विस की, क्योंकि आप ये भी तो हो सकता है सर्विस भी तो आप बाहर से ले सकते हैं ना, इंपोर्ट कर सकते हैं ना कोई सर्विस। तो उस केस में मैं बोल रहा है कि उस केस में जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस है, उसके अंदर जो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज लिया जाएगा वो एज पर जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारे गैप के अंदर हमारे को दे रखा है अकाउंटिंग के अंदर,
उसके अंदर कैसे हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, वही आपको देखना है। और उसके लिए भी क्या देखना है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कि उसकी डेट क्या है और टाइम ऑफ सप्लाई क्या है उस सर्विस की। मीन्स उसकी टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13 क्या है और वो टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट की है, उस डेट पे आपको गैप के हिसाब से यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से जो रेट बनता होगा वो रेट आपको कंसीडर करना। मीन्स मान लीजिए इसके हिसाब से $95 बनता है तो हम 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टैक्सेबल गुड्स के केस में सीबीआईसी का रेट, टैक्सेबल सर्विस के केस में एज पर गैप रेट लेना है। कब, जब हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे को निकालना हो, हमारे पास वैल्यू आईएनआर में नहीं है और करेंसी हमारी किसी अदर देन आईएनआर, तो उस केस में रेट ऑफ एक्सचेंज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो वैल्यू आएगी वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ये हमारा हो गया रूल नंबर 34। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला रूल आता है रूल नंबर 35। ठीक है, रूल नंबर 35 की बात क्या करता है, इसके लिए आपको ध्यान होगा अभी 30 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने उसने पान तंबाकू गुटखा के लिए बात करी थी। उसकी एक पुरानी शॉर्ट मेरे चैनल पे पड़ी होगी, आप देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाए क्या था उसमें। वो यही कंसेप्ट था, सेम ही कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने बोला था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे रूल नंबर 35 बात ये करता है कि भाई अगर हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई उस केस में कैसे निकाली जाएगी जिस केस में हमारा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लाइक ये कैसे केस हो सकते हैं, एमआरपी। ठीक है, एग्जांपल के लिए है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, तो एमआरपी क्या होता है, एमआरपी जब आप कोई भी गुड्स पैकेज गुड खरीदने के लिए जाते हो उस पर एक अमाउंट पड़ा हुआ होता है, यानी कि और उसमें लिखा हुआ था, आपने पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, यानी सब टैक्सेस उसमें इंक्लूड है। तो एमआरपी वाले केस के अंदर वो ये कह रहा है कि अगर हमारा एमआरपी का केस है, मींस कोई ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड किए हुए हैं हमने सारे के सारे, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो रूल नंबर 35 जो बताता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स केस, बट इसमें वो जो मेथड बताता है वो बताता है कि आपको टैक्स अमाउंट कैसे निकालना है। क्योंकि जब आप टैक्स अमाउंट निकाल लेंगे, आप जैसे ही उस पर टैक्स अमाउंट को इस वैल्यू से माइनस करेंगे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाएगी, यानी कि फिर उस केसेस पे आप बिल को बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है, टैक्स अमाउंट निकालने के लिए उसमें फॉर्मूला दिया है क्या, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मींस टैक्स इंक्लूड करके वैल्यू कितने की है। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू 1180 रुपए है एमआरपी, यानी कि इसमें टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद में उसने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टैक्स रेट से, इसका मान लीजिए टैक्स रेट है 18%। ठीक, उसके बाद में उसने बोला कि डिवाइड इसको कर दीजिए कितने से, 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट। सम ऑफ टैक्स रेट मीन, सम ऑफ टैक्स रेट क्यों यूज किया इसने यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है ये आईजीएसटी की जगह पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी